फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक, माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने कल चैप्टर फर्स्ट का जो कि था हमारे आसपास के पदार्थ में 1.1 और 1.2 कंप्लीट किया था। आज हम 1.3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 1.3 है पदार्थ की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, हम अपने आसपास के पदार्थों को अगर ध्यान से देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हम पाते हैं कि पदार्थ अपनी 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं, है ना। ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था 1.1 में कि पदार्थ के कण क्या होते हैं। पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो कण हैं, है ना, उनके जो अवस्थाएं हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उसी की विशेषता के कारण ये क्या है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पदार्थों के 3 अवस्थाएं हैं उनके गुणों का डिटेल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1.3 का फर्स्ट। तो पहला है हमारा ठोस अवस्था। तो फ्रेंड्स, हम कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि पेन है, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, है ना, या कील है कोई, मान लो, उनको इकट्ठा करते हैं। इन वस्तुओं को के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या इन सभी का एक निश्चित आकार है, इनकी स्पष्ट सीमाएं हैं, स्थिर आयतन है। तो इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने पर इनमें क्या प्रभाव पड़ता है, इनका एक दूसरे में विसरण संभव है, या बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ऊपर अभी आपको बताया है, तो इन सब जो उदाहरण मैंने बताया है ना, कील है और क्या क्या था, सुई, किताब, लकड़ी की छड़, ये सब मैंने जो उदाहरण आपको बताया, ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है ना। मान लो इस पेन के चारों ओर हम पेंसिल से एक आकृति बनाएंगे चारों ओर, तो इसकी एक स्पष्ट आकृति बन सकती है ना। जैसा ये पेन दिख रहा है, इसके चारों ओर अगर हम पेंसिल घुमाएं तो इसकी एक स्पष्ट आकृति हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका आकार भी है, निश्चित आकार है, स्पष्ट इसकी सीमाएं हैं, इसका स्थिर आयतन, यानी कि इसमें नगण्य संपीड़ितता, मतलब इसको हम दबा कर ऐसे मोड़ सकते हैं क्या, नहीं, मतलब इसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। और इसको बाहर से बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, मतलब हम इसको अगर बल लगाकर इसको मोड़ दें पर भी ये अपने आकार में ही रहेगा, है ना। ये जैसे कि मान लो हम एक कटोरी में पानी रखी है, हम उसके चारों ओर उसकी आकृति नहीं बना सकते, है ना, पर ये जो ठोस है, ठोस की हम स्पष्ट आकृति बना सकते हैं, है ना। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। मतलब इस पेन को मैं अगर हथौड़े से मारूं या इसको चोट करूं तो ये पेन टूट सकता है, पर ये ठोस ही रहेगा, है ना, ये पिघल तो नहीं जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इसका आकार नहीं बदलता, ये दृढ़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ठोस एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन और नगण्य संपीड़ितता होती है। ठीक है, निश्चित आकार मैंने बताया, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन और नगण्य संपीड़ितता मैंने जो आपको अभी समझाया। बाह्य बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, अतः ये दृढ़ होते हैं। उदाहरण क्या है, पेन, किताब, सुई, लकड़ी, छड़, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, रबर बैंड को लीजिए। ठीक है, एक रबर बैंड लीजिए और अगर हम इसको खींचते हैं तो इसका आकार बदल जाता है, तो क्या ये ठोस है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रबर ठोस है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग आकार के बर्तनों में रखे चीनी, नमक और
उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। तो ये क्या ठोस है? आप इसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मतलब हम एक कटोरी चीनी लेते हैं तो वो चीनी जो है उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो ठोस है या, है ना, क्या हम कह सकते हैं? आपको बताना है, ठीक है। उसी तरह से एक स्पंज लेते हैं, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न है, मतलब इसको संपीड़ित कर सकते हैं। आप एक स्पंज लो और उसको अपनी मुट्ठी में दबाओ, मतलब उसको संपीड़ित करना, दबाना, है ना, तो हम उसको संपीड़ित कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो भी ठोस है? हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि इनमें नगण्य संपीड्यता होती है, लेकिन स्पंज क्या है? स्पंज को हम संपीड़ित कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ठोस नहीं है। तो आपको इसको भी कमेंट करके बताना है। एक रबर बैंड जिसको हम खींचकर उसका आकार बदल सकते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा है कि इसका निश्चित आकार होता है। तो आपको बताना है कि रबर ठोस है या नहीं। जैसे मैंने बताया चीनी या नमक है, तो इसको किसी बर्तन में डालेंगे तो वो मतलब वो उस बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेगा। तो ये तो इसके ठीक उल्टा हो गया ना, जो हमने ठोस के बारे में पढ़ा तो उससे वो उल्टा हो गया, है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि नमक या चीनी ठोस है या क्या है ना। उसी तरह स्पंज को हम संपीड़ित कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा है कि ठोसों में नगण्य संपीड्यता होती है। तो आपको बताना है कि स्पंज ठोस है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये जो एग्जाम्पल अभी आपको बताए रबर, स्पंज और चीनी का, है ना, तो ये सभी ठोस ही हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह फिर से अपने मूल आकार में आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, तो क्या हुआ? ये ठोस है। ओके फ्रेंड्स, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, ठीक है। तो शक्कर या नमक जो है वो इस तरह से क्रिस्टल के रूप में होते हैं, है ना। तो हम इसको बहुत सारे, एक तो नहीं होगा शक्कर, बहुत सारा होगा, इसको किसी बर्तन में रखेंगे तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, है ना। तो उसका जो सारी चीनी या शक्कर है वो उस बर्तन को का आकार घेर लेते हैं, पर उसके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता, उसके एक क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये भी ठोस है। और स्पंज जो है उसमें बहुत से छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें वायु का मतलब उसमें वायु भर जाती है, और जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है, ठीक है। तो स्पंज भी क्या है? यह भी ठोस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठोस तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 1.3 का 2 देखते हैं, द्रव अवस्था। अब हम जानेंगे कि द्रव अवस्था में क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जिस तरह से ठोस के लिए कुछ वस्तुएं इकट्ठी की, उसी तरह से हम द्रव अवस्था की जानकारी लेने के लिए क्या इकट्ठी करेंगे। मान लो हम पानी ले लेते हैं, खाना पकाने का जो तेल है, जहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, जल है मतलब पानी, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस या कोई शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं जिसको, उसको हम इकट्ठा कर लें और उसको अलग अलग आकार के बर्तन में रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम जो प्रयोगशाला में एक मापक सिलेंडर आता है, मृजलिंग सिलेंडर बोलते हैं जिसको, उसकी सहायता से इन बर्तनों में 50 ml मतलब 50 ml पर निशान लगा लेते हैं, ठीक है। इन जो हमने जो ये लिक्विड लिए हैं, जो द्रव लिए हैं, उनको फर्श पर डाल देते हैं, तो क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर अलग अलग बर्तनों में एक एक करके डालेंगे और प्रत्येक बार आयतन देखेंगे कि एक समान रहता है या नहीं, ठीक है। मान लो हम छोटे इस आकार के बर्तन में डालेंगे, इस आकार के बर्तन में डालेंगे या इस तरह से आकार के बर्तन में डालेंगे। मान लो हमने ये 50 ml लिया है, तो हम इसमें भी उसी को डाल कर देखेंगे, इसमें भी डाल कर देखेंगे, तो हम देखेंगे कि उसका आयतन एक समान रहता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है?
और द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या आसानी से बहता है? तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लो हम जो ये 50 ml जल है उसको इस तरह से चौड़े आकार वाले बर्तन में डालेंगे तो वो इसका आकार ग्रहण कर लेगा, है ना, पर उसका आयतन जो ये 50 ml है वो 50 ml ही रहेगा, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि द्रव का आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, मतलब लिक्विड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो जल, दूध, तेल, जूस ये सब क्या है? लिक्विड हैं, तरल हैं, है ना, और इसी को द्रव बोला जाता है। तो फ्रेंड्स हमने जो आगे पीछे मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था, है ना, तो उसमें हमने देखा कि ठोस द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, मतलब द्रव में ठोस, द्रव और गैस का विसरण संभव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वातावरण की जो गैस है वो विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, है ना, और ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, है ना, और सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इसी तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, विसरण की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको, याद करिए आप। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, मतलब द्रव में विसरण क्या है? अधिक होगी, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने द्रव अवस्था के बारे में भी जानकारी ली। चलिए अब आगे देखते हैं 1.3 गैसीय अवस्था। चलिए अब हम गैसीय अवस्था के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आपने कभी उस जो गुब्बारे वाले होते हैं उन पर ध्यान दिया है? जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। ठीक है, आप उससे पूछ सकते हैं कि एक सिलेंडर में से वो कितने गुब्बारे भर सकता है और उस जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस है। फ्रेंड्स आपको पता है कि उसमें कौन सी गैस होती है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जो गुब्बारों में हवा भरते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल और देखते हैं। हम 100 ml की 3 सीरीज लेंगे, सिरिंज जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, और उसके सिरों को रबर के कॉर्क से बंद कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया है। सिरिंज तो आप सब जानते ही होंगे, सिरिंज कैसा होता है जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है ना। तो हम 3 सिरिंज लेंगे 100 ml की। ठीक है, और सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लेंगे। पिस्टन मतलब जिससे हम दबाते हैं तो प्रेशर बनता है और जो सिरिंज के अंदर जो दवाई होती है वो हमारे बॉडी में चली जाती है पिस्टन को दबाने से ही, है ना। तो हमको वो पिस्टन हटा लेना है। ओके, और पहली सिरिंज में हवा रहने देंगे, दूसरे में पानी लेंगे और तीसरे में चाक के कुछ टुकड़े भर देंगे। ठीक है, अब जो पिस्टन है उसको हम वापस सिरिंज में लगा लेंगे और सिरिंज के पिस्टन की मतलब जो पिस्टन है उसको हम उसकी गतिशीलता मतलब जो वो पिस्टन जो है वो आसानी से ऊपर नीचे हो सके उसको आसान करने के लिए हम उस पर थोड़ा सा वैसलीन लगा देंगे। ठीक है, अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर उसको दबाने की कोशिश करेंगे, मतलब संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया संपीड़ित करना क्या होता है? दबाना। ठीक है, तो दबाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि किस स्थिति में पिस्टन जो है आसानी से अंदर चला जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम ये प्रैक्टिकल करते हैं तो हम पाएंगे कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड़ितता है
है ना, उसका जो कंप्रेशन है वो काफ़ी अधिक होता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, या अस्पतालों में जो दिए जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर हैं उसमें संपीड़ित गैस होती हैं। ओके, आजकल जो वाहन चलते हैं, है ना, उसमें ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी का उपयोग किया जाता है, और इसकी संपीड़ितता मतलब जो उसको काफ़ी आसानी से दबाया जा सकता है, और उसकी संपीड़ितता क्या है, अधिक होती है, जिसके कारण गैस के बहुत अधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने इसी चैप्टर में जो कल का वीडियो था उसमें मैंने पूछा था कि हमारी नाक तक खाने की गंध मतलब उसकी खुशबू कैसे फैलती है ना, गर्म होता है तो फ्रेंड्स, हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध है, जिससे हम बिना रसोई में गए, है ना, हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। और ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं, है ना, जो उसकी खुशबू होती है वो हवा में फैल जाती है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, और इसी गंध के कण और भी अधिक दूरी तक जा सकते हैं, और पके हुए जो खाना है वो मतलब गर्म खाना है, उसकी महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। और इसकी तुलना ठोस और द्रवों के मिश्रण से करेंगे तो कणों की तेज गति और अधिक रिक्त स्थान होने के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपको कि गर्म खाने, पके हुए खाने की खुशबू हम तक कैसे पहुंच जाती है, जबकि ठंडी जो चीज़ें हैं उसको सूंघने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। तो ये किस लिए होता है, तो वायु में जो कण है ना, वायु के जो कण हैं वो उसकी जो गति है वो बहुत अधिक होती है, और उनके बीच में जो रिक्त स्थान होती है ना, उसी में जो खाने की खुशबू की महक है ना, उसके कण वायु के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होती है उसमें विस्तृत होते हैं, है ना, तो जिससे उसकी महक हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। सॉरी, इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो फ्रेंड्स, गैसीय अवस्था में कणों की गति बहुत अनियमित होती है, मतलब ये हम डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी हमको। और अनियमित गति के कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों पर, जिस बर्तन में जैसे कि एलपीजी गैस है उसको सिलेंडर में डालते हैं तो है ना, कंप्रेस करके डाला जाता है उसमें, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना। तो इसी तरह गैस को जिस बर्तन में रखते हैं वो बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, और गैस कणों द्वारा जो उसकी प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डायग्राम से देख लेते हैं। आप देख रहे हो ये एक ठोस है जो प्लेट में रखी हुई है, ये द्रव है, और ये गैस जो गुब्बारे में भरी हुई है। तो हम ठोस को के एक छोटे से टुकड़े को आवर्धित करके देखेंगे तो उसकी जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से सघन बिल्कुल सटी हुई होगी। उसके जो कण हैं बिल्कुल आपस में सटे हुए होंगे, उसके बीच में गैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जो आपको लाल लाल जो जगह दिख रही है वही गैपिंग है, तो ये इसमें गैपिंग बिल्कुल कम होगी ठोसों में, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा जो गैपिंग है ना, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है, अंतराकोशीय अवकाश बोला जाता है, वो काफ़ी अधिक होगा। मतलब इसके कणों के बीच में सघनता काफ़ी कम है ना, तो जिससे
ये कण हैं वो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है। जबकि ठोस बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं, इसको हिलने डुलने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती, ठीक है। और गैस में, गैस के जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं और गतिशील होते हैं। देख रहे हो आप, गैस के कण जो हैं बहुत दूर दूर हैं और गतिशील हैं, इसलिए गैस जो है आपस में बहुत शीघ्रता से विसरित होते हैं। ओके। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। जैसे हमने गर्म पके हुए भोजन वाला उदाहरण देखा। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको एलपीजी और सीएनजी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप डायग्राम ए, बी और सी, तो पदार्थों की 3 अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। ओके, तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। फ्रेंड्स, आपको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, मतलब किसका घनत्व अधिक होगा और किसका कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का टुकड़ा जल में क्यों तैरता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम होता है ना। जो ठोस पदार्थ हैं उसकी अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है ना। तो यही आपका क्वेश्चन है कि बर्फ़ का टुकड़ा जल में क्यों तैरता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म होता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट 1.4 हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।